नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। राहुल गांधी या कहें कि इंडिया की रणनीति ने इस समय संसद का माहौल बदल दिया है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से संसद में ये ऐलान किया था कि हम जाति जनगणना करवा कर रहेंगे, ये ऐलान उनका बीजेपी को बहुत चुभ गया, क्योंकि बीजेपी जानती है कि अगर जाति जनगणना अगर हुई तो उसकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। बीजेपी खुलकर जाति जनगणना का विरोध भी नहीं कर पा रही। जब चुनाव के वक्त भी राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया था तो पीएम मोदी ने बड़े आराम से कह दिया था कि इस देश में दो ही जातियां हैं, एक अमीर और एक गरीब। इसके बाद उन्होंने खुद को ओबीसी का नेता भी बताया। लेकिन पीएम मोदी की कथनी और करने में क्या फर्क है, ये देश अब अच्छे से जान चुका है और इसीलिए अब इंडिया गठबंधन ने भी उसकी बिल्कुल इस रणनीति को समझ गया है और उसी तरीके से अब वो काम कर रहा है। संसद में जिस तरीके से राहुल गांधी ने आवाज उठाई जाति जनगणना की और उस पर घेरने के लिए अनुराग ठाकुर को आगे किया गया। अनुराग ठाकुर ने संसद में राहुल गांधी से ये पूछा नहीं बल्कि राहुल गांधी का नाम लिए बिना ये कहा कि जिनकी अपनी जाति का पता नहीं या जो अपनी जाति नहीं बताते वो दूसरों की जाति पूछ रहे हैं। अनुराग ठाकुर का ये बयान इंडिया गठबंधन ने बहुत सीरियसली लिया। हालांकि राहुल गांधी ने कह दिया कि मुझे उनसे माफी नहीं मंगवानी और मैं जानता हूं कि इस तरह के अपमान सहने पड़ेंगे, लेकिन जैसे अर्जुन ने मछली की आंख पर निशाना रखा हुआ था वैसे ही मेरा निशाना है और मैं बिल्कुल अपने लक्ष्य से नहीं डिगूंगा, ये राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है। तो इंडिया गठबंधन ने भी अब ये समझ लिया है कि हमको किस तरीके से अब मोदी सरकार को घेर कर चलना है। राहुल गांधी ने अनुराग ठाकुर को जो कहा, उसके बाद अखिलेश यादव ने उस पर तुरंत ही अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आप संसद में जाति कैसे पूछ सकते हैं। तेजस्वी यादव ने अखिलेश की इस बाइट को अपने रिपोस्ट किया। उसके बाद शिवसेना ने राहुल गांधी के ऊपर हुए इस हमले का विरोध किया और आज संसद में विपक्षी सांसद जिस तरीके से पहुंच गए और हंगामा किया उन्होंने, तो उसके बाद ओम बिरला को संसद जो है लोकसभा 12 बजे तक स्थगित भी करनी पड़ी। ये सारी बातें बता रही हैं कि संसद में इस समय राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन, विपक्षी सांसद जो हैं वो भारी पड़ रहे हैं। सांसद जो पक्ष में बैठे हुए हैं, जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, यानी मोदी सरकार पर इंडिया गठबंधन भारी पड़ रहा है और मोदी इस समय एक असहाय से नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने जो उनके लिए कहा था कि जब तक मैं संसद में रहूंगा या जब मैं बोलूंगा तो वो मेरी बात सुनने के लिए नहीं आएंगे, ये बात हमने पहले भी की थी कि राहुल गांधी के आगे मोदी अब घबराने लगे हैं और अब उनकी घबराहट जो है एकदम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है। इस हद तक पहुंच गई है कि अनुराग ठाकुर के एक बेतुके बयान को उनको रिपोस्ट करके अपना समर्थन देना पड़ रहा है। यानी मोदी खुद अपनी पोल पट्टी जो है यहाँ पर खोल रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि जाति जनगणना के नाम पर उनकी क्या सोच है। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि नीतीश कुमार, जो कि उन्होंने बिहार में जाति जनगणना करवाई है जब वो इंडिया गठबंधन के साथी थे, जब वो एनडीए से दूर थे, लेकिन आज नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कुछ पता नहीं। तो क्या इंडिया गठबंधन की इस रणनीति पे, यानी जो जाति जनगणना का मुद्दा है, चाहे किसानों का मुद्दा है या इससे पहले जिस तरह संविधान की बात हुई थी लोकसभा चुनाव के वक्त और उसमें बीजेपी को जो नुकसान उठाना पड़ा, क्या इन सब से अब एकदम सियासत बदल चुकी है? क्या संसद का माहौल अब बदल गया है और क्या इसका नुकसान मोदी सरकार को उठाना पड़ेगा? क्या देश में जल्द ही मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं? इन तमाम बातों पर आज हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एडिटर दीपक पाचपोर जी। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार दीपक जी। जैसा अभी हम चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने संसद में जाति जनगणना पर बात क्या की, पूरी बीजेपी उनको बिल्कुल गलत साबित करने पर तुल गई और यहाँ तक मीडिया के जरिए भी राहुल गांधी को गलत बताने की कोशिश की गई। आज ही एक अखबार में एक बड़े विचारक का जो लेख आया है उससे ये समझ में आ रहा है कि कैसे राहुल गांधी के उठाए एक जरूरी सवाल को, उसका पूरा डिस्कोर्स जो विचारधारा है या उसको पूरा बदल कर रख दिया जा रहा है, उसको एक गलत संदर्भ में पेश करके बताया जा रहा है। यानी इंडिया गठबंधन की जो रणनीति है, इंडिया गठबंधन शुरू से ये कह रहा है कि हम जाति जनगणना करवाएंगे, हम किसानों को एमएसपी देंगे, हम इस देश का संविधान नहीं बदलने देंगे और ये सारी बातें जो हैं बीजेपी पर भारी पड़ती नजर आ रही हैं। क्या अब आपको ऐसा लगता है कि जो चुनाव घोषणा पत्र में जो बातें थी कांग्रेस के, इंडिया गठबंधन के, वो सारी बातें अब संसद के पटल पर जो सब वो आकार ले रही हैं, तो उससे बीजेपी घबराती जा रही है? क्या लगता है दीपक जी आपको? सर्वमित्रा जी, देखिए, जिस समय जातीय जनगणना का जो मामला है, ये जिस दिन से इन्होंने उठाया है उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी की जो परेशानी की शुरुआत जो है वो हो चुकी थी। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में बार बार कहा जा रहा है कि उसके बारे में न तो उसका समर्थन कर पा रही भारतीय जनता पार्टी
और न ही उसका विरोध कर पा रही है। तो उसका मुख्य कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सामाजिक, जिसे हम समतामूलक समाज जिसे हम कहते हैं, उसका लेके कोई विचार ही नहीं है। विचार बल्कि ये है कि असमानता बनी रहे इस समाज में। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी या उसका जो जिसके हम मातृ संस्था कहते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसकी पूरी विचारधारा का आधार यही है कि वह एक तरह से मनुवादी जो व्यवस्था है उसी के आधार पर इस समाज को चलाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी उसकी प्रतिनिधि है, वैचारिक भी, राजनीतिक भी और सामाजिक भी। पूरा का पूरा उसका जो ढांचा है, उसका वैचारिक ढांचा जो है, उसकी बुनावट जो है, वो इसी आधार पर है कि यह समाज जो है मूल रूप से 4 वर्गों में विभक्त रहे, जिसकी जो हमारे मनुवादी व्यवस्था में बताया गया है। तो जिस समय अगर जाति गणना हो जाती है तो जाति जनगणना होने का सीधा सीधा असर ये होगा कि पूरे देश को पता चल जाएगा कि इस देश की असली ताकत जो है, सामाजिक ताकत, वो किसके हाथ में है। उसमें मुख्य रूप से पिछड़े हैं, दलित है, आदिवासी हैं, कुल जमात इस समय जो पूरा का पूरा सत्ता की जो सारा का सारा उसकी सारी जो मलाई को अगर खा रहा है तो मुट्ठी भर लोग हैं जो ऊंची जाति के हैं या जो काफी रईस हैं या जिनके पास कुछ राजनीतिक शक्तियां हैं, अधिकारी वर्ग है। अधिकारी वर्ग में भी जैसे बार बार ही कहा जाता रहा है, राहुल गांधी ने इस बात को बहुत अच्छी तरीके से खुलासा किया था कि देखिए हमारे देश का जो पूरा का पूरा बजट बनता है उसमें एक मुश्किल से 5% जो है वो केवल ओबीसी या दलित या आदिवासी है। अब यहाँ पर जो मामला जहां से उठा वहां पर उसकी शुरुआत वहां से हुई जिस समय राहुल गांधी ने अभी सोमवार को एक तस्वीर दिखाई। उस तस्वीर में वो लोग जो लोग बजट बना रहे हैं उन अधिकारियों के साथ निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं उनकी एक तस्वीर दिखाई गई थी और बताया उन्होंने, राहुल गांधी ने, कि देखिए इसमें से बहुत थोड़े से लोग हैं, 3 या 4 लोग हैं जो ओबीसी या आदिवासी से हैं। ये बहुत स्वाभाविक है और ये भी माना जाता है कि जिस वर्ग के हाथ में सत्ता रहेगी, जिसके हाथ में ताकत रहेगी किसी भी रूप में, चाहे राजनीतिक ताकत हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी की ताकत हो, चाहे न्यायपालिका की ताकत हो, तो उसका असर तो समाज में यही होगा कि उसके अपने वर्ग के लोग जो है वो लाभान्वित होंगे। तो राहुल गांधी इस बात को बार बार उठा रहे हैं। तो अनुराग ठाकुर जो है उनकी एक व्यक्तिगत, उनके बारे में दोनों कहा जा रहा है कि एक उनकी जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, वो पिछले समय बहुत एक पावरफुल मंत्री थे, बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने विभाग संभाले और बड़े नजदीक के माने जाते थे नरेंद्र मोदी के, लेकिन इस समय उन्हें मंत्री पद नहीं मिला है। तो मंत्री पद पाने के लिए भी एक तरह से छटपटाहट है उनकी। लेकिन मतलब अनुराग ठाकुर को, भारतीय जनता पार्टी को यह समझना चाहिए कि आप अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए इस प्रकार से समाज को और आप तोड़ना चाहते हैं। देखिए वो एक सर्वोच्च संसद है, जहां पर सर्वोच्च संस्था है हमारे देश की, जहां हर वर्ग के प्रतिनिधि वहां पहुंचते हैं। वहां किसान के प्रतिनिधि पहुंचते हैं, वहां आदिवासियों के पहुंचते हैं, ओबीसी के पहुंचते हैं, हर वर्ग के पहुंचते हैं। वहां पर अगर आप किसी को जात के आधार पर पूछना चाहें तो इसका अर्थ यह है कि आप अभी तक उन जो जकड़न है, एक सामाजिक जकड़न है, कि आप उससे अभी तक उबर ही नहीं पाए हैं। आज आप जो है वो जातिवाद के बंधन में है, सांप्रदायिकता के बंधन में है, छुआछूत। अगर आप जातिवाद को मानते हैं तो इसका मतलब आप छुआछूत को भी मानते हैं। मतलब जिस सामाजिक कलंकों को खत्म करने के लिए हमारे पुरखों ने पूरी की पूरी अपनी जिंदगी खत्म कर दी, एक तरह से आप कहीं, चाहे वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, नेहरू जी हो, गांधी जी हो, गांधी जी भी इन चीजों को लेके बहुत ही दुखी होते थे कि भाई हमारे समाज में आज भी छुआछूत है। इसलिए वो अपना जो शौचालय है खुद साफ किया करते थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पत्नी को भी मजबूर किया दक्षिण अफ्रीका में कि अगर तुम ये काम नहीं कर सकती तो इसका मतलब है कि तुम इस आश्रम में रहने के योग्य नहीं है। आपको याद होगा जो टॉल्स्टॉय फार्म उन्होंने बनाया था वहां पे दक्षिण अफ्रीका में। तो इस प्रकार से उन्होंने इस छुआछूत किस प्रकार से खत्म होगा? छुआछूत तभी खत्म होगा जब आप जातिवाद को खत्म कर देंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे जिन्होंने जातिवाद को खत्म करने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा था। ये जो मनुवादी व्यवस्था है वो भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से आत्मा है, इसी के बल पर उनकी सारी ताकत जो है वो टिकी हुई है। तो वो जब देखते हैं कि राहुल गांधी की ये जो मांग है ये बड़ी लोकप्रिय होती जा रही है, लोग इस बात को समझने लगे हैं। 2 साल पहले, 1.5 साल पहले जब उन्होंने बात उठाई थी तो उसको समझने वाले अपेक्षाकृत कम थे, लेकिन अब लोगों को ये बात पता चलने लगी है, वो जानने लगे हैं। ओबीसी खासकर जो वर्ग है, दलित है, आदिवासी है, वो जानने लग गए हैं कि राजनीतिक ताकत जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है। देखिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया तो उन्होंने इसलिए बराबरी का अधिकार सबको दिया कि जब तक आपको राजनीतिक ताकत नहीं मिलेगी,
समाज के अंदर भी आपको वो ताकत हासिल नहीं हो सकती, आर्थिक ताकत भी आपको हासिल नहीं हो सकती। तो कुल जमा इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी आज भी जो है वो उसी बंधन में बंधी हुई है और उसके पास इसके अलावा कोई सोच नहीं है। जो प्रगतिशील और लोकतांत्रिक समाज बनने की कोशिश हम बार बार करते रहे, हमारे पुरखे करते रहे, हमारे जो राजनीतिक पुरखे थे उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। भगत सिंह तो बहुत पहले ही जब चले गए, उसके पहले उन्होंने जो सारा लेखन लिखा है उन्होंने यही कहा है कि देश अगर आजाद होता है तो सबसे पहले उस समता मूलक समाज के ऊपर उनका बड़ा जोर था। वो कहते थे कि जब तक सभी लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, गरीबों को, वंचितों को, पिछड़ों को, तो तभी मिलेगा जब आपको अधिकार मिलेंगे। और उस अधिकार को पाने के लिए सबसे आवश्यक है कि जो जातिगत जनगणना है वो निहायत आवश्यक है। अनुराग ठाकुर इसको चूंकि सीधे सीधे अस्वीकार नहीं कर सकते तो व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। याद कीजिए ये अनुराग ठाकुर वही है जिन्होंने बहुत सांप्रदायिक किस्म के ये किए थे, भाषण किए थे। उन्हीं के रहते रहते जिस समय पिछले लोकसभा में रमेश विधुरी नाम के सांसद ने दानिश अली को किस प्रकार से सांप्रदायिक टिप्पणी की थी, सीधे सीधे उन्हें गालियां दी थी। लेकिन दूसरी बात यह है, मेरा ये कहना है कि इस संसद को जो चलाने वाले सभापति हो, चाहे इधर स्पीकर हो लोकसभा में, वो क्या कर रहे हैं? केवल एक्सपंज कर देने से काम नहीं चलेगा कि आपने कह दिया ठीक है हमने उनके भाषण को विलोपित कर दिया, लेकिन पूरे देश में तो ये मैसेज चला गया कि यह जो पार्टी है ये एक प्रकार से प्रश्रय देती है तो जातिवाद को। और वो सारे लोग जो लोग देख रहे थे कि धीरे धीरे देश एक जो है समतामूलक समाज की ओर बढ़ रहा था, 2014 तक हम लगातार बढ़ रहे थे, तो उसमें एक जो झटका लगा था वो ताकतें जो है वो फिर से एक प्रकार से प्रोत्साहित हो जाती है। आज अगर आप सोशल मीडिया पे जाइए तो बहुत सारे लोग इस चीज को एंडोर्स कर रहे हैं जिसको प्रधानमंत्री ने एंडोर्स किया। सबसे शर्मनाक बात यह है कि जिस कार्रवाई को विलोपित कर दिया लोकसभा की कार्रवाई से, उसी भाषण को हमारे प्रधानमंत्री न केवल एंडोर्स कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, बल्कि लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस भाषण को जरूर देखिए। इससे अधिक शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, आप सहमत असहमत कुछ भी हुई है, लेकिन आप तो इस सदन के नेता हैं। सदन का नेता अगर उसी भाषण को एंडोर्स करता है कि आप लोग देखिए इसको विलोपित कर दिया गया है, तो इसका मतलब यह है कि आप खुद लोकसभा का सम्मान नहीं कर सकते। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया कि देश और दुनिया चाहे जहां चले जाए, चाहे हम चांद पे चले जाए, चाहे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले आए, चाहे हम दुनिया भर की चीजें ले आए, लेकिन आज भी जो है सामाजिक उन्हीं बंधनों से जकड़े हुए हैं और उससे हम नहीं छूट सकते, क्योंकि ये हमारी मानसिकता में ये बिल्कुल रच बस गया है। ये सबसे दुर्भाग्यजनक बात मैं इसकी देखता हूँ। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि दूसरी तरफ जैसे नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति, वो जिन्होंने सबसे पहले जाति जनगणना की बात उठाई, वो क्यों चुप? उन्हें भी बात कहना चाहिए कि भाई ये तो मैं भी कह रहा हूं, तो क्या मेरी जाति का पता नहीं है? और जाति का पता तो देखिए, राहुल गांधी के धर्म के बारे में, जाति के बारे में कई तरह की टिप्पणियां लंबे समय से की जाती रही हैं, लेकिन लोग समझ रहे हैं इस बात को कि ये आपकी छटपटाहट है, आप विचलित हो गए हैं इस सवाल से। सौमित्रा जी। जी बिल्कुल, बीजेपी विचलित है और इतनी विचलित है कि अब उसे ट्रोल करने के लिए भी राहुल गांधी को कोई नया पैतरा नहीं मिल रहा। अभी भी कहीं राहुल फिरोज खान लिखकर उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, कहीं पर ये कि वो पारसी दादा उनके थे और वो उनकी माँ जो है वो ईसाई हैं और उनके खुद के खानदान का पता नहीं। मतलब इस तरह की ढेरों उल जुलूल बातें जो अभी तक लगातार चलती आई थी। और राहुल गांधी तो अब खुद उन्होंने ये बात बोल दी कि ठीक है मैं इस चीज के लिए तैयार हूं, और वो उनके लिए कोई नई बात भी नहीं है, क्योंकि वो जब से राजनीति में आए हैं तब से वो ट्रोलर्स के निशाने पर रहे हैं। और खासकर बीजेपी के समर्थक जो हैं वो राहुल गांधी को बिल्कुल एक निजी दुश्मन की तरह देखते हैं, लेकिन भारत की जनता ऐसा नहीं देखती है और ये बात इन चुनावों से बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। कांग्रेस या इसके पहले की जितनी भी सरकारें थी या अंबेडकर जी के बनाए संविधान के बाद जिस तरीके से भारत को एक समता मूलक समाज बनाने की कोशिश की जा रही थी, बीजेपी या आरएसएस की सोच वो सामाजिक समरसता की बात करते हैं और समरसता में ये कि जो जैसा है वो बना रहे, लेकिन आप सब मिलजुल कर रहे हैं। तो सुनने में ये बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वहां पर अभी भी हकीकत में यही होता है कि जो आदिवासी होता है उसके सिर पर अगर आप मतलब इस तरह से कोई, जैसे वो एमपी में वो नेता ने पेशाब कर दी थी, या फिर अगर कोई दलित जो है वो अभी भी मूछे रखे तो उसको प्रताड़ित किया जाता है। और ये सारी घटनाएं पिछले साल राजस्थान में ये हुआ था कि एक बच्चे ने पानी पी लिया था अपने प्राचार्य से बिना पूछे और उनके मटके से, तो उसको इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। इन सब बातों के लिए ये जरूरी है कि भारत में ये पता लगाया जाए कि आखिर में
कौन कितने लोग किस जाति के हैं और उनका क्या सामाजिक ओहदा है, नौकरियों में उन्हें क्या जगह मिल रही है, निजी क्षेत्रों में उनको क्या जगह मिल रही है, इन सब के लिए जाति जनगणना जरूरी है। लेकिन राहुल गांधी के इस जरूरी सवाल को बीजेपी ने बिल्कुल ही नया मोड़ देने की कोशिश की और ये अब बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जो है वो विभाजनकारी नीति अपना रहे हैं, वो जाति पूछ रहे हैं। राहुल गांधी जाति इसलिए नहीं पूछ रहे कि उनको किसी के हाथ का पानी पीना है या नहीं पीना है, वो इस बात पर विचार करें। अगर ऐसा होता तो वो दलित जो या हम कहें जो मोची है वो रामचैत उसके पास नहीं जाते, उससे नहीं मिलते। या इसके पहले भी हमने देखा है कि राहुल गांधी तमाम लोगों के बीच आराम से उठते बैठते रहे हैं, कहीं भी खाते पीते रहे हैं और कभी उन्होंने किसी की जाति इस तरह से नहीं पूछी। उनको ट्रोल करने के लिए अभी उनके पुराने वीडियो भी चलाए जा रहे हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि राहुल गांधी ने एक पत्रकार से उसकी जाति पूछी थी, लेकिन उसके पीछे की मंशा क्या थी। राहुल गांधी ये नहीं कह रहे थे कि आप इस जाति को इसलिए आप मेरे से ये सवाल नहीं पूछ सकते। राहुल गांधी अगर किसी पत्रकार से उसकी जाति भी पूछ रहे थे तो वो इसलिए ताकि वो ये बता सके कि मीडिया में भी क्या हाल है, जाति व्यवस्था किस तरह से यहाँ भी हावी है। मतलब अगर जो लोग अपने आप को पढ़ा लिखा और बुद्धिजीवी मानते हैं वो भी जाति की जकड़नों से मुक्त नहीं हो पाए हैं। और भारत में ये एक विडंबना है कि जाति जो उसका जो सवाल है ये बहुत गहरे तक बैठा हुआ है और इसी वजह से लाखों लोगों को अन्याय सहना पड़ता है। उनको न्याय दिलाने के लिए ये जरूरी है कि जातियों का पता लगाया जाए और उसके आधार पर उनको हक दिलाया जाए ताकि सब लोग एक साथ मुख्य धारा में आ सके। एक लंबी प्रोसेस है जिसके लिए सबसे पहली शर्त है जाति जनगणना। राहुल गांधी ने इसी सवाल को उठाया, इंडिया गठबंधन ने इसी बात को उठाया, लेकिन यही बात बीजेपी को बहुत नागवार गुजर रही है और नागवार गुजर रही है तो उसकी खुद की इसमें असलियत, उसकी कलई खुल गई है कि आखिर में बीजेपी क्या चाहती है। उसकी जो मानसिकता है वो अभी भी एक संकुचित किस्म की है, वो मनुस्मृति वाली मानसिकता है और उसी में वो देश को लाना चाहती है। ये बात अब सामने आ गई है। लेकिन यहाँ पर इंडिया गठबंधन बीजेपी की रणनीति को न केवल फेल कर रहा है बल्कि इंडिया गठबंधन ने जो रणनीति बनाई है उस पर अब बीजेपी को मजबूर होना पड़ रहा है। ये बात हम बार बार संसद में देख रहे हैं। कल अखिलेश यादव ने जिस तरीके से राहुल गांधी का बचाव किया वो केवल ये नहीं था कि वो उनके साथी सांसद हैं बल्कि वो भी ये समझ रहे हैं कि जाति जनगणना कितनी जरूरी है और खुद जाति का दंश क्या होता है। इस बारे में क्या कहा है अखिलेश यादव ने, हम दीपक जी एक बार उस बाइट को सुन लेते हैं। सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है, माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? आप बैठ नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी जाति नहीं पूछ सकते। आप हमारी व्यवस्था सुन लें, आप मेरी व्यवस्था सुन लें। कोई सदन में किसी की जाति नहीं पूछेगा। अनुराग ठाकुर जी, मैंने उसको स्पष्ट कर दिया। नहीं, श्री अनुराग ठाकुर जी, माननीय दीपक जी, यहाँ पर कल अखिलेश यादव ने जिस तरीके से ये कह दिया था कि आप सदन में जाति कैसे पूछ सकते हैं, क्योंकि यही बात हुई थी जब जिस तरह से रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली का अपमान किया था और मोदी जी ने उस पर कुछ नहीं कहा, कोई उनका अफसोस नहीं आया कुछ। मतलब ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि मोदी भी उसी बात को समर्थन दे रहे हैं। कल अनुराग ठाकुर की जो टिप्पणी है उसको जिस तरीके से उन्होंने रिपोस्ट किया, इससे समझ में आता है कि वो बाकायदा इस मामले में अपने बीजेपी सांसदों के साथ में हैं। वो ये मानते हैं कि जाति जो है वो इस देश में अगर जाति का दंश लोग भुगत रहे हैं तो उन्हें भुगतते रहने देना चाहिए। शायद वो इसी के लिए अभिशप्त हैं। इस तरह की एक यथास्थितिवाद को मोदी जो है वो बनाए रखना चाहते हैं। कल अखिलेश यादव ने बिल्कुल कड़े शब्दों में ये कह दिया कि आप जाति कैसे पूछ सकते हैं। आज उन्होंने एक और बात ये कही थी कि मैं जिस आवाज से निकला उसको गंगा जल से धोया गया, मैं मंदिर में गया तो वहां पर गंगा जल से धोया गया। और आप याद कीजिए दीपक जी, जब राहुल गांधी वाराणसी पहुंचे थे और उन्होंने काशी विश्वनाथ में पूजा की थी, उन्होंने वहां पर रोड शो भी किया था, उसके बाद बीजेपी के लोगों ने
उस लंबे रास्ते को भी गंगा जल से धोया था। मतलब एक तरीके से राहुल गांधी को भी ये बताने की कोशिश कि तुम हम में से एक नहीं हो। यही एक बात है जिसको खत्म करने की कोशिश यहाँ पर इंडिया गठबंधन कर रहा है। अखिलेश यादव की टिप्पणी कल हमने सुन ली। इसके बाद आज रेणुका चौधरी जिनका अपमान कर चुके हैं मोदी इसी सदन में, रेणुका चौधरी ने क्या कहा अनुराग ठाकुर की टिप्पणी पर, इसको सुनते हैं। ठाकुर जी की अपनी तरबियत और किस तरह से उनकी सोच विचारे समझ में आ गई। अगर इतना ध्यान से भैया इतना नीचे गिर के बात करेंगे, किसी के इस पे आप सवाल उठाएंगे, तो याद रखिए कि आपकी बुनियाद कमजोर है। दीपक जी, रेणुका चौधरी, आपको वो टिप्पणी याद होगी जो मोदी जी ने इन पर की थी, मतलब बिना नाम लिए, वहां पे नाम नहीं लिया था लेकिन शूर्पणखा से हंसी की जो बात कही थी। इतना अपमान जो है, मेरा ख्याल है संसद का में इतनी गिरावट आचरण में, शिष्टता में, मर्यादा में पहले कभी भी नहीं देखी गई, जो हम लगातार मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए संसद में देख रहे हैं। क्या ये जो रेणुका चौधरी ने कहा है, तरबियत पर उन्होंने सवाल उठाए हैं, अपनी उनकी जो बुनियाद है या उनका जो बैकग्राउंड है उस पर सवाल उठाए हैं, आप कहां तक सहमत हैं? क्या वाकई जो बीजेपी है उसकी तरबियत या उसके नेताओं की तरबियत ऐसी ही है? क्या बिल्कुल ही प्रगतिशील सोच वो लोग नहीं रखते? और अगर वो नहीं रखते तो वो किस तरह से 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं? इनके विकसित भारत का असल एजेंडा क्या आपको लगता है? देखिए, उनका जो 2047 का जो कथित जो एजेंडा है, हालांकि मैं मानता नहीं कि 2047 तक जो है इस विचारधारा के साथ जो है आप आगे जा सकते हैं। आप समझिए कि तब तक दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच चुकी रहेगी और हम जो है इसी सांप्रदायिकता में, इसी जातिवाद में और इसी तरह की छोटी छोटी चीजों में जो है वो असमानताओं में उलझे रहेंगे। क्योंकि पिछले 10 वर्षों से ये सारे प्रयास जो 1947 से शुरू हुए थे कि आप एक, ठीक है, हम मध्य युग में जैसे भी रहे, जिस प्रकार की भी हमारी विचारधारा रही, बहुत ज्यादा धर्म की अधिकता के कारण जो जो चीजें हुई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मतलब अगर किसी ने रामधारी सिंह दिनकर की वो किताब पढ़ी हो, संस्कृति के 4 अध्याय, तो वो बताते हैं कि भारत के कुल में 13 तरह की प्रजातियां मिक्स है, 13 तरह की, जिसमें आर्य भी हैं, द्रविड़ भी हैं, आदिवासी भी हैं, यहाँ तक कि मंगोल्स का भी यहाँ पर ये है, तुर्की लोग आकर यहाँ पे बस गए, पुर्तगाल के लोग आके बसे, उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में हम देखते यहूदी बसे, पारसी बसे। तो ऐसे 13 तरह के जो जिसको हम कहते हैं रक्त समूह जो है वो भारत में समाये हुए हैं। इसी को लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि यही पर द्रविड़ है, यही पर ये है, और भारत की जो आत्मा है इन सब लोगों से मिलकर बनी हुई है। और आप एक तरफ 2047 में दुनिया का सबसे बड़ा, अगर सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे विकसित देश बनाना चाहते हैं, तो आप ये भी समझ लीजिए कि उसका लाभ किसे मिलेगा? उसका लाभ जो है बहुत थोड़े से लोगों को मिलेगा। इसलिए क्योंकि जब तक आप एक समतामूलक समाज की कल्पना नहीं करेंगे और उस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाएंगे, आखिर क्या कारण है कि हमारे जो, जिन लोगों ने संविधान बनाया या हमारे जो पुराने जो राजनीतिक हमारे जो पुरखे थे, उन्होंने किस लिए जातिगत गाली देने पर क्यों आज भी केस हो जाता है, क्यों मामला हो जाता है कि आप किसी को गाली देंगे, उस प्रकार से जातिगत टिप्पणी करेंगे, या यहाँ तक कि आप यूरोप पे जाइए या अमेरिका में जाइए तो वहां भी नस्लीय टिप्पणी जो है बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। अश्वेतों के खिलाफ कोई ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकते, उनके रंग पर टिप्पणी नहीं कर सकते, किसी महिला पर टिप्पणी नहीं कर सकते, दलितों पे हम नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छी बात थी, बहुत अच्छे कानून थे, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हैं कि अपनी राजनीतिक ताकत के बल पे उस अच्छाई को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी के साथ कहां पर मामला गड़बड़ाता है, शुरुआत कीजिए तो ये सबको पता है कि नेहरू परिवार जो है वो ब्राह्मण परिवार था, कश्मीरी ब्राह्मण थे, वहां तक उन्हें दिक्कत नहीं है, इंदिरा गांधी तक दिक्कत नहीं है। इन्हें दिक्कत वहां से आती है कि फिरोज गांधी के कारण, फिरोज गांधी जो थे वो चूंकि पारसी थे। अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी की जाति का को लेके आपको वाकई समस्या है, तो उसी वंश की एक शाखा जो है वो वरुण गांधी के रूप में चली आ रही, तो वरुण गांधी भी तो उसी इसके हैं, बल्कि वरुण गांधी तो अपने पिता का नाम भी लगाते हैं, उन्होंने उनका एक नाम, वो उनका भी अगर आप रिकॉर्ड देखें तो वरुण फिरोज गांधी लिखते हैं, वो उनसे आपको दिक्कत नहीं है क्योंकि वो आपकी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। तो ये बहुत ही निहायत खराब बात है। हमारी मानसिकता क्या है, एक आम भारतीय की मानसिकता और संसद में जो लोग पहुंच गए हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी मानसिकता में फर्क होना चाहिए। हम देखते हैं सर्वमित्रा जी, जैसे हम ट्रेन में यात्रा करते हैं,
सामने बैठा व्यक्ति धीरे से पूछता है, भाई कहाँ के हैं आप बताएंगे हम फला फला जगह से हैं। फिर पूछेंगे कौन सा जिला, फिर धीरे से पूछेंगे आपका नाम क्या है, फिर वो इंसिस्ट करेगा कि आपका सरनेम क्या है जानने के लिए। वो सरनेम इसलिए जानना चाहता है कि पूरी बची हुई ट्रेन की यात्रा में वो आपके हाथ का पानी पिए या न पिए, खाना शेयर करे या न करे, और आपके साथ कैसा व्यवहार करे। अनुराग ठाकुर और उस ट्रेन में बैठे व्यक्ति के बीच में कोई भेद नहीं देखता। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि अनुराग ठाकुर जो है एक इतने लंबे अपने राजनीतिक कैरियर के बाद, और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी राजनीति की है, उनके पिता तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो अगर आपके पास अभी तक उतना उदार दृष्टिकोण नहीं आया, आपका दिल इतना बड़ा नहीं हुआ है कि आप दुनिया के सारे लोगों को अपने में समेट सकें, तो मुझे लगता है कि राजनीति में रहना जो है आपके लिए धिक्कार की बात है। क्यों? क्योंकि खुद आपके नेताजी कह चुके हैं, मतलब मोदी साहब कह चुके हैं कि अगर मैं हिंदू मुस्लिम करता रहूं, सांप्रदायिकता करता रहूं, मतलब कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव करूं, तो मुझे सार्वजनिक जीवन में रहने का अधिकार ही नहीं है। तो अनुराग ठाकुर जी को भी इस प्रकार से सार्वजनिक जीवन रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप संसद के बीच बैठकर आप पूछते हैं कि आपकी जाति क्या है, मतलब आप जिसकी जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात करा रहा है, ठीक है, उनकी जाति का मान लीजिए कि पता नहीं है, लेकिन कुल जमा बात यह है कि वह संसद में बैठा हुआ व्यक्ति है जो पिछले 20 सालों से इस लोकसभा का सदस्य है, और इस बार तो 2-2 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत कर आया हुआ है। तो आप उसके साथ साथ उन तमाम लोगों का 7-8 लाख लोगों का भी अपमान कर रहे हैं। उसके बाद वो विपक्ष का नेता भी है, मतलब आधी संसद पर जो है उसका भी अधिकार है जितना सत्ता पक्ष का है। और लोग तो कई बार जो सर्वे हुए हैं उसमें ये भी बात साबित हो गई है कि लोकप्रियता के मामले में कई बार वो प्रधानमंत्री मोदी से आगे निकलते भी नजर आ रहे हैं, उनकी फॉलोइंग भी लगातार बढ़ रही है। ठीक है, आप आके उनकी तमाम उपलब्धियों को दरकिनार कर दीजिए, आपके लिहाज से उनका कोई महत्व नहीं होगा, लेकिन आप एक व्यक्ति के रूप में तो किसी का सम्मान करेंगे। अंततः एक व्यक्ति तो है, वो हाड़ मास का पुतला तो है, जो इस देश का नागरिक है, वो आपके सामने खड़ा है, तो आप इसी लिहाज से कम उसका सम्मान कीजिए। अगर आप में इतनी ही ताकत है कि आप जाति जनगणना के नाम पे किसी की जाति पूछने लगे, तो कल से आप अपने लोकसभा क्षेत्र में कहिए सबको जाके, अनुराग ठाकुर जी, कि जो मेरी ही जाति का है केवल वही मुझे वोट दे, बाकी लोग जो है मुझे वोट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन वोट लेने के समय आपको सभी जाति के लोग चाहिए, आपको तमाम तरह के लोग चाहिए। लेकिन जब वो विपक्ष का नेता होता है, आपके विचारधारा की विपरीत बात करता है, कोई अपनी बात कहना चाहता है, तो आप उस पर व्यक्तिगत टिप्पणियां करके आप किस प्रकार से उसे आप लांछित उसे नहीं कर रहे हैं, आप लोकतंत्र को लांछित कर रहे हैं और अपने आप को लांछित कर रहे हैं। और मुझे दुख इस बात का है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस कीचड़ में अपने हाथ डाल दिए और उनके हाथ भी निश्चित रूप से गंदे हो गए हैं। प्रधानमंत्री को इन चीजों से बहुत ऊपर उठना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री की मानसिकता भी लगभग यही है। अब आप देखिए कि जिस समय उन्होंने राम मंदिर का शिलान्यास किया, हमारे राष्ट्रपति जो थे वो दलित थे, वो नहीं बुलाए गए। आप दूसरी बात, जिस समय उसका उद्घाटन हुआ उस समय हमारी राष्ट्रपति महोदया जो है द्रौपदी मुर्मू, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे देश की महिला राष्ट्रपति हैं, वो भी आदिवासी समाज से आती हैं, उनको भी आपने नहीं बुलाया। इसका मतलब है मानसिकता जो है आपकी यही है। और अंतिम बात पर यह कह दूं कि जब राहुल गांधी जिस रास्ते से वाराणसी के निकले और जब आपने उस पर गंगा जल से धोया है, तो शायद लोगों को इतिहास नहीं पता कि जिस गंगा जल से आप उस मार्ग को धो रहे हैं, उसी गंगा जल में राहुल गांधी के परनाना के अस्थियों का जो विसर्जन हुआ था, उस गंगा में उनकी भी अस्थियां मिली हुई हैं। तो आप कभी भी इस देश को इस प्रकार के छोटे छोटे तरीकों से आप कुछ लोगों को लुभा सकते हैं। हो सकता है कि आपके जैसे कुछ लोग हो वो आपकी कार्यवाही से प्रभावित हो जाए, लेकिन देश पर ये कोई अच्छा असर नहीं डालेंगे और हमारे लोकतंत्र को बेहद कमजोर करेंगे। लोकतंत्र के अलावा आप समाज को ही विभाजित करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये बेहद शर्मनाक है। तरुण मित्रा जी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से समाज को बीजेपी ने बांटने का काम किया और उसकी नीति ही पूरी यही रही है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की, और पहले वो धर्म के नाम पर बांट रही है, अब वो जाति के नाम पर भी इसी तरह का खेल कर रही है, जिसको बिल्कुल घिनौना शब्द अगर इसके लिए इस्तेमाल करूं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। और ये बिल्कुल सही बात है कि खुद मोदी भी इस खेल में शामिल हैं और ये बात खुद उन्होंने साबित कर दी, ये कोई आरोप भी नहीं है, क्योंकि
जिस तरीके से अनुराग ठाकुर के भाषण की उन्होंने तारीफ की, और न केवल तारीफ की बल्कि जो हिस्सा जो संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया उस हिस्से के साथ आपने उस पूरे भाषण को दिया, और ये कह रहे हैं आपकी इसमें बड़ा व्यंग और तथ्य का एक अच्छा मेल है, यानी आपको वो चीज मजाक लग रही है, व्यंग लग रहा है, ये बात सटायर लग रहा है कि कोई आपके ये पूछे कि जिनको अपनी जाति का पता नहीं वो दूसरों की जाति पूछ रहे हैं, ये बात अगर हमको व्यंग लगती है तो ये उनकी बुद्धि का परिचय है। हम नहीं जानते कि वो किस लिहाज से राहुल गांधी को बालक बुद्धि कह रहे थे, लेकिन खुद उनकी मानसिकता क्या है ये जाहिर हो गई है, और ये शायद हार के बाद भी मोदी सबक नहीं ले पाए हैं। ये बात जो मनोज झा है राजद सांसद, उन्होंने कही है अपने एक ट्वीट में। क्या कुछ कहा है मनोज झा ने, क्या है उनका ट्वीट, देखते हैं। ये देखिए, मनोज झा लिखते हैं कि आफ्टर भैंस मंगलसूत्र मुजरा टोटी तोड़ लेगा, बिजली काट देगा, came 4th June and 240 in spite of manipulation, was hoping against hope that our honorable PM shall understand the message of the mandate to 2024, but he proves all of us wrong, seems to be a very poor learner। ये बड़ा एक तगड़ा सा ट्वीट है मनोज झा का, जो ये लिख रहे हैं पाजपुर जी कि हमने ये सोचा था, मतलब ये कि हम उम्मीदों के अगेंस्ट जाकर भी हम उम्मीद ये कर रहे थे कि ये जो दो लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए जिस पर वो 240 तक सिमट गए, क्योंकि जितनी उन्होंने विभाजनकारी बातें की, चाहे मंगलसूत्र और मुजरा और टोटी चुरा लेंगे और भैंस चुरा लेंगे, तमाम बातें, लेकिन इसके बाद भी मोदी को ये बात समझ में नहीं आई, और ये बात वो दिखा रहे हैं कि वो बहुत ही एक कमजोर सबक लेने वाले हैं। सोनिया गांधी ने आज जो कांग्रेस संसदीय दल की संसदीय दल की वहां बैठक ली संसद में, उस पर भी उन्होंने कहा कि हमें लगता था कि मोदी सरकार लोकसभा चुनाव में लगे बड़े झटके से सबक लेगी, इसके बजाय वो समुदायों को विभाजित करने, भय और शत्रुता फैलाने की अपनी नीति पर कायम है। सोनिया गांधी ने जो बात कही लगभग वही बात मनोज झा भी कह रहे हैं कि मोदी जो है वो अपनी हार से सबक नहीं ले रहे हैं। इधर आज जो हम चर्चा कर रहे हैं दीपक जी कि जाति का सवाल जो है वो किस तरह से राहुल गांधी ने उठाया और कैसे बीजेपी उसको सबके सामने रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन इंडिया की जो रणनीति है उससे अब संसद का माहौल बदल चुका है। आज संसद में, कल तो हमने देख ही लिया था कि किस तरह से अखिलेश यादव ने और बाकी सांसदों ने बिल्कुल राहुल गांधी के समर्थन में वो खड़े हो गए थे, आज भी उन लोग इसी तरह से विरोध कर रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि मोदी अपनी गलतियों से सबक नहीं ले रहे, और इधर इंडिया की जो रणनीति है वो समझ चुकी है कि हमको किस तरह से आगे बढ़ना है, संविधान बचाने का मसला किस तरीके से उसको आगे ले आया, अब जाति जनगणना की बात कर रहा है और आगे चले जाएगा इंडिया, लेकिन क्या पीछे रह जाएंगे मोदी और क्या पीछे रह जाएगी बीजेपी? क्या आप बदल जाएगा संसद का माहौल दीपक जी? देखिए, फिलहाल तत्काल में तो बहुत मुश्किल इसलिए लगता है कि जब तक इसके खिलाफ उस पार्टी के अंदर से ही बात ना उठे, ये बात कहीं ना कहीं उनके सहयोगी दलों को तो जरूर विचलित करेगी। नीतीश कुमार आज जरूर सोच रहे होंगे कि जातीय जनगणना की बात तो उठाने वाला सबसे पहला मैं था, लेकिन सारा का सारा आज उसका जो जिसे कहते हैं कि ये माना जा रहा है कि इसका श्रेय जो है वो सारा का सारा कौन ले रहा है, वो राहुल गांधी ले रहे हैं, अखिलेश यादव ले रहे हैं, पूरा का पूरा इंडिया ले रहा है। तो नीतीश कुमार आज पछता रहे होंगे, लेकिन नीतीश कुमार के साथ दिक्कत यह है कि उनके सामने मुख्य मुद्दे दो थे। एक तो था अपने राज्य के अंदर जो विशेष पैकेज के मामले को लेकर उन्होंने बात बहुत ऊंचे स्तर पे उठाई थी और उन्हें वो कुछ पैसा दे दिया गया है, एक अच्छी खासी राशि, कम से कम वो राशि ऐसी बड़ी नहीं है, लेकिन उसको इस तरीके से प्रस्तुत करके समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने या वित्त मंत्री ने उन्हें दिया है कि इस समय एक ही बात हो रही है कि नीतीश कुमार को बहुत पैसा मिल गया है, यानी बिहार को बहुत पैसा मिल गया है, मेरा कहना ये है। तो इसलिए फिलहाल जो है वो बहुत कुछ अपनी बात को बहुत साफ साफ नहीं कह पाएंगे कुछ समय तक, तो कम से कम जब तक पैसे आना जाए, खर्च न हो जाए कुछ समय। लेकिन ये आग जो है निश्चित रूप से अंदर ही अंदर सुलग रही होगी। मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक बड़ा वर्ग है जो ओबीसी से आता है, उन्हें भी वो भी जानते हैं कि जातीय जनगणना जो है, आप छत्तीसगढ़ का ही मामला देखिए, छत्तीसगढ़ में ओबीसी ने बहुत जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है। तो इस मुद्दे पे निश्चित रूप से उन लोग भी सोच रहे होंगे। तो ये जो वर्ग है ये धीरे धीरे ये बातें अब लोगों को समझ में आ रही है, और इस तरीके की जो बातें हैं जो अनुराग ठाकुर ने की है, तो अनुराग ठाकुर जैसे लोग जो है वो सीधे सीधे लोगों तक मैसेज दे रहे हैं कि हम बदले नहीं हैं और हम न ही बदलेंगे, हमसे आप कोई जाति जनगणना की उम्मीद भी मत कीजिए, हम ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं कि जो मनुवादी व्यवस्था भारत में बनी हुई है उसको हम अस्त व्यस्त नहीं करेंगे। देखिए, मोदी जी की उम्र जितनी है, मेरा ऐसा ख्याल है कि 8-10 वर्ष की उम्र होते होते
12-14 साल की होते होते वो आरएसएस में चले गए थे, लंबे समय उसके प्रचारक भी रहे थे। तो उनकी जो कंडीशनिंग है, कंडीशनिंग के हिसाब से तो बदलने वाले नहीं है। और इस उम्र में तो आप बिल्कुल बदलाव की उम्मीद मत कीजिए कि वो कोई बदल जाएंगे, अचानक प्रगतिशील हो जाएंगे, बहुत लोकतांत्रिक हो जाएंगे, अचानक उनका बंधुत्व में या समता मूलक समाज में उनका भरोसा बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। वो अपनी बात पे टिके रहेंगे। देखिए, समाज के अंदर जब लड़ाई होती है, समाज जब टकराता है, समाज की दो शक्तियां जब टकराती है, यथास्थितिवादी जो लोग हैं वो और प्रगतिशील ताकतें हैं, वो जब टकराती है तो उसमें कोई बदलता नहीं है। उसमें होता यह है कि जो प्रगतिशील ताकतें हैं वो अपने आप को कंसोलिडेट करते जाती है और इतना प्रभाव छोड़ते जाती है कि जो यथास्थितिवादी जो संगठन होते हैं, लोग होते हैं, संस्थाएं होती हैं, वो धीरे धीरे उस दबाव में आके बिखरती जाती है। उनमें से बहुत सारे लोग जो है वो बदलने जरूर लगते हैं, लेकिन अक्सर उनके नेता नहीं बदलते। आप देखिए, यूरोप में भी आप देखिए जो फासिस्ट जो संगठनों का हाल क्या रहा, या नाजियों का क्या हाल रहा, या बहुत सारे देश है जहां तानाशाह रहे, जब तक तानाशाह आखिरी दम तक पराजित नहीं हुए या संगठन ही पूरा का पूरा पराजित नहीं हो गया, विचारधारा बदली नहीं। हाँ, इसमें बदलाव कहाँ होगा कि नीचे के लोग इस चीज को रियलाइज करने लगे कि भाई कुछ गलत हो रहा है, हम समाज से अलग चल रहे हैं, हम अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। सारा समाज तो कह रहा है कि समता मूलक समाज बने, जाति जनगणना हो, लोगों को उनके अधिकार मिले, दलितों को, ओबीसी को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को, महिलाओं को, इन सबको, वंचितों को, गरीबों को, इनको जब तक आप अधिकार नहीं देंगे तो धीरे धीरे जो है ये बात सुलगती है। एक वर्ग जो है जो प्रगतिशील होता है, जो लोकतांत्रिक होता है, वो धीरे धीरे ताकत अपनी बढ़ाता जाता है। 1947 के पहले भी देखिए यही हाल था। एक नेहरू जी और गांधी जी के नेतृत्व में जो देश लड़ रहा था वो लोकतांत्रिक समाज चाहता था। दूसरा समाज ऐसा था जो इस समाज को वैसा का वैसा रहने देना चाहता था। लेकिन पराजित कौन हुआ? पराजित तो वही हुए ना। जीत तो लोकतांत्रिक ताकतों को मिली, प्रगतिशील ताकतों को मिली। मुख्य सबसे इसमें अच्छी बात है जो राहुल गांधी ने ये कही कि आप मुझे कितनी भी गालियां दीजिए, मेरी जो नजर है वो मछली की आंख पर है और हम जातीय जनगणना इसी सदन से पास करा कर रखेंगे। ये बहुत अच्छा तरीका है। आप राहुल गांधी ने कोई इसमें वाद विवाद में समय बर्बाद नहीं किया, अपनी बात पे टिके रहे और इस मामले को उन्होंने वहीं का वहीं खत्म कर दिया। हालांकि खत्म नहीं होगा, बाकी लोग इसको उठाएंगे, ये चलेगा मामला, लेकिन कुल जमा वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं। ये बहुत अच्छी नीति है। मुझे ऐसा लगता है कि हम इसका इंतजार न करें कि किस प्रकार से कब प्रधानमंत्री मोदी बदलेंगे, शाह साहब बदलेंगे, आरएसएस के मोहन भागवत साहब बदलेंगे। ये सब ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। संगठन ही परास्त होगा और विचारधारा परास्त होगी। अगर संगठन नहीं भी हुआ, जिस दिन विचारधारा परास्त होती है तो बड़े से बड़े संगठन है वो मिट्टी में मिल जाते हैं। सर्वमित्रा जी। बिल्कुल, जिस तरह से जिस विचारधारा पर बीजेपी चल रही है, अब 15 साल मतलब अभी 10 साल हो गए शासन को, 11वां साल चल रहा है और मोदी जी को उम्मीद है कि वो ये 15 साल भी अपने शासन के पूरे करेंगे और तमन्ना तो यही है कि बीजेपी अगले 50 सालों तक इस देश पर राज करे। लेकिन क्या इस देश का जो मानस है, जो जनमानस है, क्या वो बीजेपी को इसकी अनुमति देगा? ये एक बड़ा सवाल है। और फिलहाल तो राहुल गांधी जिस तरीके की रणनीति पर चल रहे हैं, जो राजनीति वो कर रहे हैं, उसमें ऐसा संभव नहीं लगता कि बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब होगी। जो नेता उपनेता है प्रतिपक्ष के गौरव गोगोई, कांग्रेस सांसद, उन्होंने भी एक महत्वपूर्ण बात कही है इस पूरे मुद्दे पर। हम उस बयान को भी सुन लेते हैं दीपक जी, फिर हम बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हम सब जानते हैं कि किस प्रकार उन पे बार बार अवैध तरीके से उनको जेल में रखा गया है और उनकी स्वास्थ्य आज बिगड़ रही है और जिस मानवीयता के नजरिए से उनको रिहाई करना था, सरकार रिहाई नहीं कर रही। सरकार आज एक बुजदिल सरकार की तरह काम कर रही है। ईडी और सीबीआई के पीछे छुपी हुई सरकार, दो विशेष राजनीतिक दलों पर निर्भर ये सरकार 5 वर्ष संपूर्ण नहीं करेगी और इसीलिए हमने सभी को सतर्क किया है कि कुछ दिन महीनों बाद उपचुनाव के लिए तैयार हों। वे विपक्ष में बैठने वाले हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाले। यहाँ पर गौरव गोगोई जो है, एक और वो अरविंद केजरीवाल के मामले पर भी टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने जो उनके जो बात का दूसरा हिस्सा है कि उपचुनाव मतलब होने वाले और मध्यावधि चुनाव की बात वो कर रहे हैं और ये कि वो विपक्ष में बैठेंगे, यानी यहाँ पर उन्होंने ये संकेत दे दिए हैं
कि ये सरकार जो है वो शायद अपना कार्यकाल पूरा न करे। और ये मोदी सरकार की यानी इस बार के कार्यकाल के साथ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि सरकार बनने के पहले दिन से ही ये कयास लग रहे हैं कि ये सरकार आखिर कितने दूर तक चलेगी, अब गिरेगी कि तब गिरेगी, और एक के बाद एक लगातार ऐसे प्रकरण होते जा रहे हैं। हमने देखा है, मतलब इतने वर्षों में मुझे कभी याद नहीं पड़ता कि बजट को लेकर, बजट सत्र में, अभी मानसून सत्र चल रहा है, बजट अभी पेश हुआ है, लेकिन इस तरह का हंगामा पहले कभी हुआ हो। और जब विशेष सत्र चला था तब भी यही बात हुई थी। इसके पहले जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था और वहां महिला आरक्षण को लेकर जिस तरह से मोदी जी ने सोचा था कि मैं बहुत वाहवाही लूट लूंगा, वो बात भी उन पर उल्टी पड़ गई। जितनी कोशिशें करते जा रहे हैं मोदी, चाहे वो नए संसद भवन में शिफ्ट हो गए, वहां पे सेंगोल उन्होंने ले आए। आपने जिक्र किया राम मंदिर के उद्घाटन पर द्रौपदी मुर्मू नहीं पहुंची थी, राष्ट्रपति, वो नए संसद भवन के उद्घाटन पर भी नहीं पहुंची थी। वहां तो सारे धर्मगुरु, मतलब सारे नहीं, हिंदू धर्मगुरु ही वहां पर पुजारी ही मौजूद थे। ये पूरे जो खेल कर रहे हैं मोदी, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं हिंदू हृदय सम्राट बनने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो कुछ हिंदुओं के लिए वो उनके बिल्कुल बहुत पूजनीय नेता बन चुके हों, लेकिन भारत के बड़े वर्ग के लिए वो शायद अभी भी स्वीकार्य नहीं हो पा रहे हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में वो नतीजे जो है उन्होंने ये बात बता दी, और अब गौरव गोगोई जिस ओर इशारा कर रहे हैं। दीपक जी, क्या लगता है, क्या अगर माहौल ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि राहुल गांधी ने तो बिल्कुल दम ठोक कर ये बता दिया है, और वो सही बात है, उन्होंने अनुराग ठाकुर की बात को ज्यादा तूल न देकर, क्योंकि एक वो जो कहावत है कि कीचड़ पर पत्थर मारो तो कीचड़ आप पर ही उछलेगा, तो राहुल गांधी ने तय कर लिया कि मुझे किसी पर मतलब पत्थर कहीं भी नहीं मारना है, वो मछली की आंख पर अपना निशाना बनाए हुए हैं। क्या लगता है, केवल जाति जनगणना या एमएसपी ये बातें अभी केवल रहेंगी, या अब जो लक्ष्य है वो सरकार बदलना भी है? क्या इंडिया गठबंधन की रणनीति ऐसी बन रही है कि बीजेपी की सरकार खुद ही गिर जाए, यानी उसके सहयोगी उससे अलग हो जाएंगे तो सरकार अपने आप गिर जाएगी? आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया गठबंधन की जो रणनीति है ये इस तरह से बन चुकी है कि बीजेपी अब उस पर बिल्कुल उसकी सरकार के लिए खतरा उत्पन्न हो चुका है? मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन एक बहुत अच्छी चीज दिख रही है कि वो सरकार गिरने की बात तो कर रही है, लेकिन सरकार गिराने की कोई असंवैधानिक किस्म की किसी भी कोशिश में शामिल नहीं है, बिल्कुल संलग्न नहीं है, और उसे कोई ऐसी बहुत हड़बड़ी भी नहीं है कि आज ही रातों रात सरकार गिर जाए, कल हम प्रधानमंत्री बन जाए, या कल हम मंत्री बन जाए, या हमारी सरकार बन जाए। वो इस बात को, कमजोरी जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की, उसको बार बार इशारा कर रहे हैं। ये एक तरह से पॉलिटिकल मूव बहुत अच्छा है। वो संसद के अंदर भी बार बार वो बोल देते हैं कि आपकी सरकार जो है वो जाने वाली है, बहुत लंबे समय तक रहने वाली नहीं है। बाहर भी जितने इंडिया के प्रमुख जो नेता हैं वो बाहर भी बोल रहे हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि विपक्ष में बैठा हुआ एक व्यक्ति राहुल गांधी ये दम ठोक के कहता है कि जाति जनगणना का जो मामला है वो कानून जो है वो हम इसी सदन में पास करके दिखाएंगे। भाई, आप तो विपक्ष में है, आपके पास ताकत कहां से आई? वो ताकत इसलिए आ रही है क्योंकि आपको ये कॉन्फिडेंस है कि लोगों में जो है इसकी स्वीकार्यता इस मुद्दे की बढ़ रही है। अभी आप देखिए, इस मुद्दे को इसलिए तूल दिया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास उसका जो धार्मिकता वाला जो मामला था वो बहुत बुरी तरीके से पिट गया, बहुत बुरी तरीके से। अब संसद में सबसे सामने प्रधानमंत्री मोदी के अगर कोई बैठते हैं तो एक तो बैठते हैं राहुल गांधी बैठते हैं, दूसरे बैठते हैं अखिलेश यादव बैठते हैं, और सबसे बड़ा उनका जो दंश है भारतीय जनता पार्टी का वो है अयोध्या से जीते हुए अवधेश प्रसाद जी बैठते हैं। तो अवधेश का सामने बैठना, जो अयोध्या से जीत कर आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की जो नीति थी, उनकी जो विभाजनकारी नीति थी, हिंदू मुस्लिम की जो नीति थी, ध्रुवीकरण को जो नीति थी, उसको किस प्रकार से जनता ने नकारा है, उसका सबसे बड़ा प्रमाण जो है वो तो मोदी जी के सामने बैठता है। मोदी जी केवल इसलिए नहीं आते संसद में कि वहां राहुल गांधी है, राहुल गांधी के साथ साथ जो है अवधेश प्रसाद का वहां बैठना जो है वो उन्हें सबसे ज्यादा चुभता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जो है एक तरह से देखिए धर्म वाला जो मामला था उसको फूंक मारकर उड़ा दिया जाति जनगणना वाले इस मामले ने। इतने जबरदस्त ढंग से इंडिया ने इसको पेनिट्रेट किया है, लोगों के बीच में लाया है, संसद के बीच में लाया है, कि अनुराग ठाकुर को भी लगने लगा है कि अगर मैं इस मुद्दे पर इंडिया को हरा सकूं या उनकी बात को दबा सकूं तो शायद मुझे मंत्री पद मिल जाए। और वाकई पहली बार जो है मोदी साहब जो है किसी सांसद के ट्वीट को रिट्वीट इस तरीके से कर रहे हैं और रिकमेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि युवा पीढ़ी को उनका भाषण जरूर देखना चाहिए।
मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अनुराग ठाकुर को ऐसा लग रहा होगा कि अपने मंत्री पद के बहुत नजदीक पहुंच गया हूं। मतलब आप सोचिए कि जाति जनगणना का मामला कितना महत्वपूर्ण है कि आप उसका विरोध करके मंत्री पद तक पा सकते हैं। तो आप समझ जाइए कि उसमें कितना दम है उस मुद्दे में। अगर अनुराग ठाकुर किसी भी तरीके से इस मुद्दे को या कोई भी दबा दे, खत्म कर दे इस मामले को, तो प्रधानमंत्री मोदी मुझे लगता है कि उसको राष्ट्रपति नहीं बना देंगे। इस समय यह मुद्दा इस प्रकार गर्मा गया है, इस प्रकार से उसको बड़ा बना दिया है इंडिया ने मिलकर। और इंडिया की मुझे सबसे अच्छी चीज ये लग रही है कि इसको कहीं हड़बड़ा नहीं रहे हैं कि इसी मुद्दे पे सरकार चली जाएगी। अपना शांति से काम कर रहे हैं, एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। और एक लंबे समय के बाद हम देख रहे हैं कि लोकसभा के अंदर एक मजबूत विपक्ष है। प्रधानमंत्री मोदी का न आने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है। बाकी मंत्री भी देखिए, कल से तो मुझे बहुत सारे महत्वपूर्ण मंत्री भी बैठने बंद हो गए। मैं अमित शाह को नहीं देख पा रहा हूँ, पता नहीं आप देख पाई है नहीं देख पाई है। मुझे तो पिछले बहुत कम समय बैठ रहे हैं वो। राजनाथ सिंह बहुत कम समय बैठ रहे हैं। गडकरी साहब का तो कोई मतलब भी नहीं था, वो बैठते भी थे तो बहुत ज्यादा कभी बचाव नहीं करते थे मोदी जी का। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुद्दा जो है इस तरीके से किया है, इसलिए उसको इधर उधर बिल्कुल नहीं होने दे रहे राहुल गांधी। राहुल गांधी बार बार बोल रहे हैं कि मेरी नजर जो है इसी मछली की आंख पर है, और जाति जनगणना वाला मामला जो है वो हम उठा के रखेंगे। इसी के कारण संसद का माहौल, जो आप कह रहे हैं कि संसद का माहौल बदल रहा है, बदल चुका है। इस समय पूरी की पूरी पहली बार हमने सत्ता पक्ष को पिछले 11 वर्षों में दबते हुए और जवाब देते हुए सुना है। वरना पिछले 11 वर्षों में तो ऐसा लगता था कि सत्ता पक्ष है वो विपक्ष है, और बेचारा जो विपक्ष है वो किसी प्रकार से सत्तारूढ़ दल जैसे जवाब देते रहता है, वैसे वो सारे समय जवाब देता था, उसे जवाब नहीं सूझते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है। एनडीए का तो मुझे कोई भी ऐसा नजर ही नहीं आ रहा है जो उसके समर्थन में खड़ा हो, कोई नजर नहीं आ रहा है। तो यही माहौल जो है हमें बता रहा है कि अगर परिवर्तन होगा तो उस परिवर्तन की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। लोग इसको महसूस कर रहे होंगे, एकाएक नहीं होगा, तत्काल नहीं होगा, लेकिन माहौल बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं। तरुण मित्रा जी। जी बिल्कुल, माहौल बन रहा है, और ये माहौल बनाया है इंडिया गठबंधन ने। उसने एक ऐसी रणनीति बनाई है जिसमें वो मुद्दों को उठा रही है, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठा रही है। वो अपने बातों से बिल्कुल भटक नहीं रही है। जो बातें, जैसा हमने पहले भी कहा कि जो चुनावी घोषणा पत्र में, न्याय पत्र में जो बातें राहुल गांधी ने कही, वो अभी भी उन्हीं पर चल रहे हैं, और इस बात की कोई हड़बड़ी नहीं दिखा रहे हैं कि वो किसी भी तरह से गलत तरीकों से बीजेपी की सरकार को गिराएं, यानी कहीं नीतीश कुमार को अपने पाले में ले, या चंद्रबाबू नायडू को तोड़े, या किसी को किसी मंत्री पद का लालच देकर तोड़े। ऐसी कोई कोशिश न कांग्रेस न इंडिया गठबंधन के किसी और दल की ओर से की जा रही है, बल्कि उनकी जो रणनीति है वो ऐसी है कि बीजेपी खुद अपनी कमजोरियां जनता के सामने रख दे। जैसे प्याज की परतें जो हैं वो एक के बाद एक उतरती चली जाती हैं, वैसे अब बीजेपी के जितने भी मुखौटे थे, जो भी मोदी अभी तक कहते थे, चाहे वो सांप्रदायिक सद्भाव के बोलते रहे, या वो कभी वो वाराणसी जाकर अगर वो कबीर और नानक सबको एक साथ देखकर वो सारी बातें भी कर रहे हैं, या वो सबका साथ सबका विकास की बातें करते रहे हैं, लेकिन अब उनकी भी ये सारी परतें, उनके ये मुखौटे जो है वो उतर रहे हैं, वो लोग खुद उतार रहे हैं, और राहुल गांधी उन्हें मजबूर कर रहे हैं कि अब आप अपना ये चोगा, ये मुखौटा भी उतार फेंकिए, ताकि जनता आपका असली चेहरा देख सके। तो राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन बीजेपी को पूरी तरह से बेनकाब कर रहे हैं, और इसी रणनीति ने बदल दिया है संसद का माहौल। परिवर्तन की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। देखना होगा कि आगे ये परिवर्तन कब तक होता है, या अगर ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करती भी है तो कितनी कमजोरियों के साथ पूरा करती है, और क्या बीजेपी की अभी तक की जितनी लेगेसी जो बनाई गई थी, चाहे वाजपेयी जी, अडवाणी जी के समय से लेकर, क्या मोदी उसको पूरी तरह से खत्म कर ही अपना झोला उठाकर जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो दीपक जी, आज हम इस चर्चा को यही खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आज हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ, देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।